हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका फॉर्मेशन किस चीज के लिए हुआ, क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन था जो इसका वर्क करे या इसके इक्वल वर्क करे, क्या यूनाइटेड नेशन ने अपने जो जिस पर्पस से इसको फुलफिल किया गया था, फॉर्म किया गया था, क्या एक गेन किया उस पर्पस को, सारा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यूएनओ फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस दोनों वर्ल्ड वॉर में पूरे वर्ल्ड को बहुत ज्यादा लॉस होता है। चाहे हम इकोनॉमिकल लॉस की बात करें, चाहे हम जो नंबर ऑफ पीपल किल किए गए थे, मिलियन ऑफ पीपल किल किए गए थे, उसकी बात करें, पूरा वर्ल्ड जो था इकोनॉमिक डिप्रेशन से जूझ रहा था आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक नेशंस बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो कंट्री के एग्रेशन को कंट्रोल कर सके। यानी कि अगर दो कंट्री आपस में फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी इश्यूज को लेकर के, तो उस फाइट को रोक सके, इसके लिए आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 में लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन क्योंकि अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाया, लीग ऑफ नेशन का जो मेन टारगेट था फॉर्म करने का, तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, वो यूरोपियन नेशंस के एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगर लीग ऑफ नेशन अपना काम प्रॉपर किया रहता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। तो लीग ऑफ नेशन जब अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा लोग मारे जाते हैं। तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सीख लेते हुए पूरा वर्ल्ड ने डिसाइड किया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो डिफरेंट कंट्री के बीच की जो फाइट है, वर्ल्ड वॉर जैसे जो इश्यूज है, जो अलग अलग कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, या हम कह सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाए। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना और वो ऑर्गेनाइजेशन आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है डिफरेंट कंपटीशंस में भी कि कब बना था। 24 अक्टूबर 1945 को बना था और वर्ल्ड वॉर भी उसी साल खत्म हुआ था। इसके बढ़ाने के पीछे का मेन पर्पस क्या था उसको हम लोग जानेंगे। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945, यहाँ पे 24 अक्टूबर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 1 मार्क क्वेश्चन हमारा यहीं पे कवर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। एक किस चीज के लिए? तो इंटरनेशनल ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, लोगों के बीच, जो नेशंस के बीच जो पीस और सिक्योरिटी वाली बात है उसको फुलफिल करें। सेकेंड पॉइंट है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पर सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उन सारे कंट्री जो कि अनडेवलप्ड नेशन है, उनको हम डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करेंगे यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के थ्रू। जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ऐसे कंट्रीज में काम करता है जहां पे पब्लिक फैसिलिटीज नहीं है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड जहां पे डिफरेंट वायरस का इफेक्ट है, तो वहां पे एक नेशंस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है WHO, वो फ्री में इलाज करता है लोगों का। इससे क्या हुआ कि उस पार्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट हो गया। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकार, हर किसी का अपना अधिकार, हर सिटीजन को एक राइट्स मिला हुआ है। और मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स क्या होता है कि आप किसी के अधिकार को डैमेज नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए पुलिस क्या करते है, किसी को पकड़ करके टॉर्चर करती है, अगर वो सपोज सीधे गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, तब भी तो जा सकता है ह्यूमन राइट्स के पास। ह्यूमन राइट्स जो है लोगों के राइट्स, अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। और ह्यूमन राइट्स जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। इसमें किसी कंट्री का भी कंट्रोल नहीं रहता है। चार्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 24 अक्टूबर 1945। देखिए चार्टर का मतलब क्या था? ये चार्टर यूएन चार्टर था, यूनाइटेड नेशन चार्टर था। इसमें जिक्र किया गया था, डिस्कस किया गया था कि किस किस प्रिंसिपल को हमको लागू करना है इस चीज में। यूनाइटेड नेशन बनेगा तो इसके लिए प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, इसके लिए लॉ क्या रहेंगे, ये सारी चीज डिस्कस किया जाता है। चार्टर, तो चार्टर आया कब था? तो 24 अक्टूबर 1940, यानी जब यूनाइटेड नेशन बना, चार्टर उसी टाइम आया था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेशन वेयर इन रूइंस एंड वर्ल्ड पीस। देखिए
पूरे जो वर्ल्ड के जो कंट्रीज थे, स्पेशली यूरोपियन कंट्री के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे, तो आपस में फाइट करके अपना बहुत ज्यादा लॉस कर चुके थे पूरे यूरोपियन नेशन। उसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड भी उसमें इन्वॉल्व था। तो हर कोई वर्ल्ड पीस की बात कर रहा था, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कर रहा था, और इसमें बड़ा ही कारगर रोल प्ले किया, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा सक्सेस गेन किया। किसने? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है एक सक्सेस गेन करता है। यूनाइटेड नेशन का जो फॉर्मेशन था वो लीग ऑफ नेशन से इसलिए बेटर है, यूनाइटेड नेशन इसलिए ज्यादा सक्सेस है क्योंकि ये अपने जिस पर्पज से इसको फॉर्म किया गया था उस अचीवमेंट्स को गेन करता है। द फोररनर ऑफ द यूएन वाज द लीग ऑफ नेशन। देखिए, लीग ऑफ नेशन जब फेल कर गया तो उसी को इंप्रूव करके उसी के बेस पे यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। ठीक है, रूजवेल्ट जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, और विंस्टन चर्चिल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। मेन यूनाइटेड नेशन में जो यही दो लीडर, इंपॉर्टेंट लीडर जो थे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन में। बाद में बहुत सारे कंट्री वाले ज्वाइन करते इसको, और स्टार्टिंग में यूनाइटेड नेशन के 51 मेंबर थे, बट बुक में 50 दिया रहता है क्योंकि पोलैंड डिफरेंट इश्यूज के चलते उसमें नहीं आ पाता है। तो स्टार्टिंग में 50 ही मेंबर थे। बाद में कुछ दिनों के बाद पोलैंड आकर के उस जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको ज्वाइन करता है, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन के 51 मेंबर स्टार्टिंग में हो जाते हैं। अभी प्रेजेंट डे में यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स? 193। और साउथ सुडान इज द लास्ट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये लास्ट मेंबर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस 1990 में फॉर्म हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो अभी हम लोग डिस्कस किए इस चीज को कि लीग ऑफ नेशन कब बना था। लीग ऑफ नेशन 1990 में बना था। कब, किस लिए बना था? तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड पीस सिचुएट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेवी लॉस हुआ था सारे नेशंस को। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और आईएलओ जो है वो लीग ऑफ नेशन का ही पार्ट था। अभी भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये लीग ऑफ नेशन का ही पार्ट था। यूनाइटेड नेशन क्वाइन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूनाइटेड नेशन का जो नामकरण था, जो इसकी न्यू रखे थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट रखे थे, जो 1945 में यूएसए के प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट डिक्लेरेशन, देखिए यहां पे तो एक चीज हम लोग लिखे हुए हैं कि चार्टर जो आया था 24 अक्टूबर 1945 को, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन फॉर्म हो जाता। लेकिन इसका फर्स्ट डिक्लेरेशन की नहीं, वर्ल्ड वॉर में हम लोगों को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, सो हमको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, जिसमें कि वर्ल्ड पीस को कायम कर सके, हर वर्ल्ड के हर सिटीजन का डेवलपमेंट कर सके, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, जो कंट्रीज के पास न्यूट्रिशन नहीं है, ग्रेन्स नहीं है, उसको ग्रेन्स प्रोवाइड कर सके, ये सारे चीज। तो फर्स्ट चार्टर आया था 1 जनवरी 1942 को। फर्स्ट चार्टर कब आया था? तो 1 जनवरी 1942 को आया हुआ था। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करेंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश जो है वो यूनाइटेड नेशन का लैंग्वेज है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरेबिक है जो मुस्लिम कंट्री में बोले जाते हैं, चाइनीज चाइना में, इंग्लिश मैक्सिमम कंट्रीज में बोले जाते हैं, चाहे यूरोपियन नेशंस की बात करें, चाहे हम अमेरिका के किसी भी कंट्री में, मैक्सिमम कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है। फ्रेंच फ्रांस में, रशियन रशिया में, और स्पेनिश स्पेन में बोली जाती है। अब 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? 6 प्रिंसिपल ऑर्गन यहाँ पे आपका जनरल असेंबली है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और ट्रस्टशिप काउंसिल है, एंड सेक्रेटेरिएट है। देखिए, इसमें हम लोग जानेंगे कि किस ऑर्गन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो जनरल असेंबली होती है, जनरल असेंबली में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ मेंबर 193 है, तो जनरल असेंबली 193 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। फेमस क्वेश्चन है, आता ही है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, हु वाज द करंट सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर थे 1995 से 2002 तक, वो अभी करंट प्रेसिडेंट है किसके? यूनाइटेड नेशन के।
तो जनरल असेंबली क्या होता है, यहीं पे सारे जो डिस्कशंस होते हैं, कैसे हमको डेवलप करना है, कौन कौन सी पॉलिसीज लाना है, डिलिब्रेशन का, पॉलिसी मेकिंग का, ठीक है, ये मेन पॉइंट होता है जनरल असेंबली में, क्योंकि सारे कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। कोई नए नेशंस को ऐड करना है तो जनरल असेंबली में डिसाइड होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट की बात की जाएगी। वो नेशंस जहां पे ये चीजें नहीं है। इसमें 54 मेंबर हैं और 3 इयर्स बाद ये मेंबर चेंज होते रहते हैं, यानी कि 54 कंट्रीज है। पहली बात की जनरल असेंबली में सारे कंट्री, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंट्री सारे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वो जो डिफरेंट ऑर्गन है उसमें सारे मेंबर नहीं रहते हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। इस 15 मेंबर में 5 मेंबर जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं, और 5 मेंबर कौन कौन से हैं, वो है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो 5 मेंबर हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, चाइना है, फ्रांस है और रशिया। ये 5 मेंबर हैं जो परमानेंट मेंबर माने जाते हैं। इस 5 मेंबर के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ जो कंट्रीज होते हैं जो मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, वो है आपके 50। और एक बात, इंडिया भी करेंट नॉन परमानेंट मेंबर का पार्ट है, यानी 5 जो परमानेंट है उनके पास वीटो होता है। वीटो मतलब कोई भी प्रपोजल आप ला रहे हैं, कोई पॉलिसी ला रहे हैं, तो कोई भी इन 5 कंट्री में से, यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस और चाइना में से कोई भी अगर अपना वीटो अप्लाई कर देगा तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। और यूनाइटेड नेशन का नॉन डेमोक्रेटिक पार्ट है वीटो वाला, जिसमें बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज को भी वीटो लगा करके रोक दिया जाता है, बहुत सारी बुरी पॉलिसीज को भी वीटो लगा करके इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर, तो 15, 5 + 10, 5 जो 5 मेंबर हैं वो परमानेंट होते हैं, और 10 मेंबर हैं और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 2 इयर्स के लिए बनते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है, काफी पीसफुल नेशन है। इसमें 15 जज होते हैं और 15 जज को 9 इयर्स के लिए चूज किया जाता है, और उसको चूज करते हैं जनरल असेंबली और सेक्रेटेरिएट। इस जनरल असेंबली और सेक्रेटेरिएट मिलकर के 15 जज को चूज करते हैं, कितने इयर्स के लिए, 9 इयर्स के लिए। इसके बाद होते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्टशिप काउंसिल फंक्शन करना बंद कर दिए। ट्रस्टशिप काउंसिल में पहले 11 ऐसे नेशंस थे जो किसी के अंडर में थे, यानी कि एक तरह से उनको नेशन, ये एक राष्ट्र की मान्यता नहीं मिली हुई थी, तो उसको ऑफर दिया गया कि आप या तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ मिल जाइए, या आप अपना इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करके आप इसलिए प्रैक्टिसाइज कीजिए। बट ये नहीं करते स्टार्टिंग स्टेज में, तब तक फंक्शन करता है। बट 1994 में ट्रस्टशिप काउंसिल फंक्शन करना बंद कर दिया, क्योंकि जो 11 मेंबर थे वो फ्री नेशन बन जाते हैं। सेक्रेटेरिएट की बात करेंगे तो सेक्रेटेरिएट भी एक तरह से यूनाइटेड नेशन का इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और यहीं पे जनरल असेंबली और सेक्रेटेरिएट मिलकर डिसाइड करते हैं कौन सी पॉलिसीज हमको लॉन्च करना है, कौन सी नहीं करना है। सेक्रेटेरिएट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफरेंट पॉलिसीज को बनाने में। इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हेडक्वार्टर से लेकर के, तो WHO का हेडक्वार्टर, W से जितने भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन स्टार्ट होगा तो उसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इस 6 में से एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ करके जो 5 के हेडक्वार्टर है, वो 5 के हेडक्वार्टर है आपके न्यूयॉर्क में, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर का मतलब ये नहीं होगा कि ये यूएसए का पार्ट है। जिस टाइम ये बन रहा था ऑर्गेनाइजेशन, उसी टाइम एक फ्री, मतलब न्यूयॉर्क में जो पार्ट बने वो फ्री है, वो उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी पर्टिकुलर नेशन का कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट कवर किए हैं। और स्पेशली अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके दिए रहते हैं, यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करके आप ग्रुप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वहां पर दिया जाएगा। स्पेशली आप बेटर स्कोर करने के लिए क्लास 10th में ऐप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऐप में हम लोग सारा फॉर्मेट फॉलो करते हैं, चाहे हम PDF की बात करें, क्विज की बात करें, वीडियो, सारा चीज अवेलेबल है, क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।